जिसमें जानेंगे सीसेट को क्वालिफाई कैसे करें। सीसेट एक क्वालिफाई करने का एक ऐसा दरिया है कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की यात्रा में प्रीलिम्स से होते जब आप मेन से गुजरते हुए इंटरव्यू तक जाते हैं तो वहाँ प्रत्येक चरण का अपना अपना योगदान रहता है। तो प्रीलिम्स में भी अगर GS1 की जितना योगदान है उतना ही सीसेट का भी योगदान है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लाइटली लेते हैं कि हल्के में कि हम इसको क्वालिफाई कर लेंगे या इसको लास्ट मोमेंट पे तैयार कर लेंगे या ये हमें करना आता है, हम मैथ्स के बल पे तैयार कर लेंगे या कंप्रीहेंशन से इसको क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो प्रेशर के साथ अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं। ट्रिक, कंसेप्ट, फॉर्मूले जैसे याद कर लेते हैं, लोगों ने पढ़ाया वैसे पढ़ लेते हैं, नोट्स इकट्ठा कर लिए उसको कर लेते हैं, लेकिन नहीं। सीसेट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ए। इसको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ए मतलब एप्टीट्यूड, मतलब एक ऐसी योग्यता चाहता है यूपीएससी जो आप अपनी समझ के आधार पर उसका निर्णय ले सकें। निर्णय जब ले पाएंगे जब आपकी स्ट्रेटेजी बढ़िया होगी। स्ट्रेटेजी बढ़िया जब होगी जब आपके पास जो आपकी डायरेक्शन है वो बढ़िया होगी। आप कितना ही तेज दौड़ते हैं, कितना ही गति से चलते हैं, कितना ही समझदारी, कितना ही आपके अंदर नॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन बढ़िया नहीं होगी तो आप अपने कहीं ना कहीं ट्रैक पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपका डेस्टिनेशन है। तो लवासना की यात्रा को तय करने के लिए ये भी एक क्या है आपका लक्ष्य है, ये भी एक आपका एक ड्रीम है कि हमें सीसेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो सीसेट क्वालिफाई करने के लिए आप जानेंगे कि विदाउट मैथ के जो फॉर्मूले हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनके बिना अपनी दिमाग की सोच से, दिमाग की जो आपके अंदर योग्यता है, जो एबिलिटी है, उसके माध्यम से प्रश्नों को कैसे हल किया जाए चर्चा करेंगे। आप 2021 से 20-19 जितने भी पेपर लास्ट ईयर 2011 से हुए हैं सीसेट के, अगर सबको उठा के एनालाइज कर लिया जाए तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप ही की कलम से, आप ही के द्वारा, आप ही की कॉपी पे 35-40 क्वेश्चन ऐसे में करा दूंगा जो आपको सिर्फ किसी फॉर्मूले से, किसी कंसेप्ट से, किसी तरीके से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ दिमाग में बैठे हुए ज्ञान को अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर लें तो उसी के माध्यम से सोल्व कर लेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि सीसेट को क्वालिफाई करना, अपनी इस मझधार से अपनी नाव को निकालने के लिए, जो डर है जो दूर करने के लिए, तो आइए जुड़िएगा। हम लोग सीसेट का एक बेसिक फाउंडेशन मिनिमम कॉस्ट पर ओनली 5000 की कॉस्ट पर एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कब से? 1 फेब से। अब 1 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में हम लोग कई तरीके जानेंगे कि किस तरीके से सीसेट के जो पार्ट है पढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं लगभग 80% जो सिलेबस से क्वेश्चन जो होते हैं, 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम पार्ट से आ जाते हैं। अब इसी को कैसे समझना है जानेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, पहली चीज को समझते हैं फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सीसेट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हमारे पास कई तरीकों से चीजों को इवैल्यूएट करेंगे। पहले लास्ट ईयर के पेपर के सामने आपके सामने दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर के पेपर में बिना मैथ के फॉर्मूले के जाने, बिना रीजनिंग के कंसेप्ट को जाने, अपने दिमाग की तर्क शक्ति से, अपने दिमाग की समझ से किस तरीके से प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग करेंगे लास्ट ईयर के सारे पेपर हम लोग एनालाइज कर लेंगे, विद टॉपिक वाइज करेंगे, ना कि सब्जेक्ट वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज। मान लीजिएगा अपने परसेंटेज को हम लोग जब पढ़ेंगे तो परसेंटेज के जितने प्रश्न अभी तक आ चुके हैं उनके साथ जितने भी यहाँ से कोर एरिया है जहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है, तो कोर एरिया के साथ जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक टॉपिक की थीम होती है कि इससे प्रश्न आ जाते हैं, तो बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे और सारे प्रश्नों को 1 बाय 1 करके हल करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ से लास्ट ईयर के पेपर भी हो जाएंगे, बेसिक टर्म जितनी भी हम वो भी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम आपके सामने प्रैक्टिस को भी कराऊंगा कि जो इससे प्रश्न है वो जहाँ से निखारने की जो प्रवृत्ति है टेस्ट के माध्यम से, वो भी यहाँ पे आपकी बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद डेफिनेटली आपसे बोल रहा हूँ कि सीसेट क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जिनको डर लगता है कि सीसेट बहुत एक बड़ा सेगमेंट है जहाँ हमें इसको पास करना आपके लिए डेडलाइन है, तो आइए जुड़िए 1 फरवरी को। हम लोग 1 फरवरी से बैच को स्टार्ट करते हैं और मिनिमम फीस में बैच है, जहाँ तक सिर्फ इतना इसका एक ध्येय है कि मैक्सिमम लोगों को सीसेट क्वालिफाई कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आइए पढ़ते हैं कि सीसेट क्वालिफाई करना कैसे चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपके सामने हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को इवेलुएट करने का सिर्फ एक ही तरीका आपके सामने बता रहा हूं कि सीसेट के अंतर्गत मैथ्स को सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए, या रीजनिंग को कैसे करना चाहिए, ये सब बातें आपके सामने रखेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, A shopkeeper gives a 5 article free on the purchase of 15 articles and gives an additional discount of 20%. Then find the value of total discount in the percentage. It means एक दुकानदार 15 वस्तु खरीद पर 5 वस्तु मुफ्त देता है और 20% की और क्या करता है, अतिरिक्त छूट देता है। तो कुल छूट का मान परसेंटेज में कितना होगा।
ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो इसके लिए आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस चीज़ का है, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, ये डिस्काउंट का। ये तीन एक पेयर्स हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना दिख रहती है। अब सोचो इस प्रश्न को करने के लिए दिमाग में लगाना पड़ेगा कि किस तरह के डिस्काउंट निकालते हैं, ये लगाना पड़ेगा किस तरीके से हम लोग छूट देते हैं। लेकिन नहीं यार, पहले समझो इस चीज़ को सोल्यूशन करने के लिए दिमाग में एक पिक्चर हो जानी चाहिए। कैसे करेंगे आइए बात कर लेते हैं। अब एक बात सोचिएगा, दिमाग में एक चीज लाइएगा। अगर मान लीजिएगा उसने, कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, 15 वस्तुओं के साथ 5 वस्तु दे रहा है, तो कितनी वस्तु आपको देना चाह रहा है? वो 20 वस्तु देना चाह रहा है। देखिए सारे क्वेश्चन आपके दिमाग से कराऊंगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला, कोई कंसेप्ट, कोई ट्रिक या किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आपको आवश्यकता है तो क्या आवश्यकता है? आपके दिमाग में चीजों को वैल्यूएट करने की। तो देखिएगा, अगर 5 वस्तु की खरीद पर, अगर 15 वस्तु खरीद पर 5 वस्तु दुकानदार आपको फ्री दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दुकानदार आपको 20 वस्तु देना चाह रहा है। तो मान लो, मानना भी नहीं है, सोच लीजिएगा कि अगर एक वस्तु उसके लिए 100 रुपए की है, तो अगर एक वस्तु अगर 100 रुपए की है तो 20 वस्तु कितने की हो जाएंगी? 2000 रुपए की हो जाएंगी। समझो बड़े आराम से। और जब एक वस्तु 100 रुपए की है, 10 रुपए की भी ले सकते हैं, 20 रुपए की भी ले सकते हैं, लेकिन ये मान के चलें कि एक वस्तु कितने की है? 100 रुपए की, तो 20 वस्तु कितने की होगी? 2000 रुपए की। अब सोचो पहली कंडीशन में क्या करा उसने? 5 वस्तु आपको मुफ्त दे दी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि उसने 500 रुपए का माल उसने छोड़ दिया। 2000 रुपए में से 500 रुपए का माल उसने छोड़ दिया आपको, कि नहीं 5 वस्तु छोड़ दी। तो कितने की वस्तु, कितने रुपए का माल दे रहा है आपको? 1500 रुपए का। अब उसके उपरांत मान लो अगर आप जानने वाले हुए तो उसने क्या किया? 5 वस्तु 20% उस पर एक्स्ट्रा दे दिया। तो मान लो अगर डिस्काउंट अगर देगा तो कितने पे देगा? वो 1500 रुपए पे। तो अगर 1500 रुपए डिस्काउंट देगा तो नॉर्मली बात है कि इस 1500 का 20% निकालना बहुत ईजी काम होता है। अगर वैसे भी निकाल लेते हैं तो आप ये जान लेते हैं कि 1500 का अगर 20% डिस्काउंट निकालेंगे तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा कितना? 300। तो अब ये सोचो कि यहां से 300 रुपए का डिस्काउंट उसने फिर दिया एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके, तो यानी वस्तु कितने की बेच रहा है लास्ट मोमेंट पे? उसको 1200 रुपए की। अब एक बात सोचो, ये जो डायग्राम है, पैटर्न है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस सिर्फ एक प्रकार के दिमाग की समझ के आधार पर ये प्रश्न है। अब उस व्यक्ति ने 2000 रुपए के माल को उसको 1200 रुपए में बेच रहा है, तो भाई कितने रुपए यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है? कंप्लीट डिस्काउंट कितना हुआ? तो आप इस चीज को दिमाग में रख पा रहे होंगे कि जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है? 800 रुपए दिया है। अब सोचो कोई व्यक्ति 2000 रुपए के माल को 1200 में बेचेगा तो 800 रुपए छोड़ेगा ही ना। अब 800 रुपए जब उसने छोड़ा है तो यहीं से चीजों को समझना है कि यहां से 800 का डिस्काउंट दिया कितने पे? 2000 पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ से चीज़ें आराम से समझ में आ पा रही होंगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 40%। इसका आंसर कितना आ चुका है? 40%। तो जब ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएं तो इन प्रश्नों को करने के लिए कोई फॉर्मूले की, कोई कंसेप्ट की, किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप दिमाग में छोटी सी जो योग्यता है उसको समझने का प्रयास करिएगा और सारे आंसर निकलते चले जाएंगे। जैसे और भी प्रश्न आपके सामने लेते हैं। कई सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे और इन प्रश्नों को सब आराम से 1 बाय 1 करके चलते चलेंगे। सारे प्रश्न जितने भी हैं आए हुए हैं और इन प्रश्नों को आराम से आप कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न आपके सामने है, यूपीएससी ने दिया है। और यूपीएससी ने जब प्रश्न दिया तो कुछ सोच के दिया होगा कि आपके दिमाग की समझ को परख करता है, क्योंकि अगर इसमें मैथ्स पूछने लगा, वो रीजनिंग पूछने लगा, तो फिर बाकी एग्जामों में रोल अलग हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपनी समझ को विकसित करना है। लाइक Rakesh had money to buy 8 mobile handset of a specific company. But the retail offered very good discount on this particular handset. Rakesh could buy 10 mobile handset with the amount he had. What was the discount the retailer offered? It means राकेश के पास एक खास कंपनी के लिए 8 मोबाइल खरीदने के लिए क्या है? पैसे हैं, लेकिन रिटेलर ने क्या करा? उस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंट भी क्या दिया उसने? अच्छा डिस्काउंट दिया। तो राकेश ने अपने पास जितनी भी रकम थी उससे 10 मोबाइल खरीद सकता है। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि फुटकर विक्रेता ने कितना परसेंट की डिस्काउंट दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ माइंडेड क्वेश्चन है। दिमाग में जाओ, आपके दिमाग में एक समझ होगी तो इन प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे देखो, समझते हैं। इसके लिए क्वेश्चन देखा जाए तो ये डिस्काउंट का है। अब डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि किसी भी चीज के लिए यहाँ फॉर्मूले की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। बस आपके दिमाग में जो बैठा हुआ एक इंसान है जो सोच सकता है, उसको आप अगर आप बढ़ाएंगे तो सारे आंसर निकल जाएंगे। मैं पूरे मैथ्स को आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, पूरी रीजनिंग को ऐसे पढ़ाऊंगा, कंप्रीहेंशन के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, मानक होते हैं, कैसे कैसे करना चाहिए, उन सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताऊंगा, जहां आपको लगेगा कि सीसेट करना तो बहुत ही आसान था।
तो इस डर को दूर करने के लिए आप आइए, जुड़िए, एंजॉय करें मेरे साथ पूरे सीसैट का, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे एक बात सोचिएगा इस प्रश्न को करने के लिए, अगर मैं डिस्काउंट बेस पे जाऊंगा तो सोचो, कंपनी ने 10 मोबाइल हैंडसेट की कीमत पर उसके पास जो है 8 हैंडसेट की। अब सोचो, ये सारे आंसर वन बाय वन करके बिना कलंगे भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिमाग में समझ विकसित करने के लिए हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब एक राकेश के पास 8 मोबाइल खरीदने की कीमत है, लेकिन उसने डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने की वजह से वो 10 हैंडसेट खरीद सकता है, तो सोचो कंपनी 10 हैंडसेट के पैसे से जो माल बेच रही है, 10 हैंडसेट दे रही है, लेकिन ले कितने का पैसा रही है? 8 का। यानी 10 हैंडसेट देने के बाद 8 का पैसा ले रही है, तो आप ये खुद इवेलुएट कर पा रहे होंगे कि वो 2 हैंडसेट का पैसा क्या कर रही है? डिस्काउंट दे रही है। कितने से? 10 से। लो जी, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आपके आंसर कितना आ जाएगा? 20%। आगे आंसर 20%। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में दिए जाएं तो क्या होगा? आप कैसे करेंगे? बड़े आराम से कर लेंगे। ये समझ का क्वेश्चन है, दिमाग का क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और ये प्रश्न यूपीएससी के सीसेट में दिया हुआ है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चनों की भावनाओं को, क्या क्या कहना चाह रहा है आपसे। सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जहां लगे कि आपके दिमाग में बहुत इवेलुएट तरीके दीजिए। अब देखो, सारे प्रश्नों को वन बाय वन करके करेंगे, हमें लगेगा बड़ा मजा। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्या है एक बार पढ़ें सभी लोग। पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, जबकि पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। यदि पी क्यू और आर एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटना चाहिए? इट मीन्स पी वर्क्स 3 times फास्टर देन क्यू, while पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू 4 times as fast as आर। इफ पी क्यू एंड आर टुगेदर डू सेम वर्क, देन व्हाट रेशियो शुड द डिवाइडेड देयर इनकम अमोंग देमसेल्फ? एक बात सोचो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी उठा दिया, ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से भी उठा लिया, ये क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर क्या है? डिविडेंस यानी पार्टनरशिप से भी उठा लिया। अब इसके लिए हमें 3-4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन यार नहीं, ये सब दिमाग के क्वेश्चन हैं। कैसे करते हैं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और इस चीज को आराम से करते हुए चले जाएंगे। जैसे आइए चर्चा कर लेते हैं इस मंच पर। 3 व्यक्ति हैं, एक तो पी है, एक क्यू है और एक आर है। फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? पी वर्क्स 3 times फास्टर देन क्यू, यानी पी की जो तुलना है कार्य करने की कितना है? 3 गुना है। तो अब एक बात सोचो, पी की जो कार्य करने की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो आर क्यू से 3 गुना है। तो अगर ये 1 करेगा तो कितना करेगा? वो 3 करेगा। सोचो बड़े आराम से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पी 3 रोटी खाएगा तो वो 1 रोटी खाएगा, या फिर कह सकते हैं पी 3 काम करेगा तो क्यू 1 काम करेगा। ये नॉर्मली बात है, इसके लिए आपको कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, इसके लिए आपको कोई मैथ्स की पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए आपको रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ जो बैठा हुआ इंसान है उसे समझदारी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके बाद आगे बोल रहा है जब पी क्यू एक साथ मिलकर काम करते हैं, राइट? जब पी और क्यू जब मिलके काम करते हैं तो उसने क्या बोला? आर की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य करते हैं, यानी आर की तुलना में 4 गुना। मतलब अगर 1 करेगा तो कितना करेंगे? 4 करेंगे। इसके लिए भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक बात सोचो, आप देख पा रहे होंगे कि यहां से आई थिंक यू नो कि दोनों की जो क्षमता का योगफल है कितना है? 4 है। देखो 4 यहां भी आ रहा है और आर यहां से कितना है? 1 है। तो अब आर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब एक बात सोचो, जब यहां से तीनों की कैपेसिटी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां आप देख पा रहे होंगे 3 किसका हो जाएगा? पी का, और क्यू का कितना हो जाएगा? 1, और आर का भी कितना आ चुका है? 1। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ चुका है? 3:1:1। क्या करें? टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सोचो, ऐसे प्रश्न करने के लिए लोग मैथ्स पढ़ेंगे? ऐसे प्रश्न करने के लिए लोग रीजनिंग पढ़ेंगे? नहीं ना। सिर्फ यहाँ जो बैठा हुआ है, यहाँ कौन बैठा हुआ है? आपका वो मस्तिष्क जिसने सोचा है कि लवास ना जाना है, आपका वो दिमाग जिसने सोचा है कि हमें कुछ करना है समाज में, आपकी वो मन की इंद्रियां जिसने सोचा है कि हमें समाज के लिए कुछ देना है। तो देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसका एक ही ऑप्शन है कि इसको आगे समझाना पड़ेगा। और देखते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। सारे क्वेश्चनों को आप 1 बाय 1 करके करेंगे और इन चीज़ों के लिए आपको मैथ्स की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को नहीं पढ़ना है, अपनी समझदारी को समझदारी के ट्रैक पर कन्वर्ट करना है। जिस दिन आपने अपनी समझदारी को समझदारी के ट्रैक पर कन्वर्ट कर लिया, वहाँ सीसेट बहुत आसान बन जाता है। क्लियर? क्योंकि जितने भी यूपीएससी में प्रश्न आते हैं, चाहे जीएस का 1 पेपर हो चाहे जीएस का 2 हो, सारे व्यवहारिक प्रश्न आते हैं। और जब व्यवहारिक प्रश्न आएंगे तो वहां आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ वास्तविकता क्या है। जैसे मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है,
प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 केजी है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का जो औसत वजन है 55 केजी है। पांचवें व्यक्ति का वजन कितना है? लेट द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन बी 50 केजी इज द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5 पर्सन इज 45 केजी, while the average weight of the last 55 kg is the weight of the 5th person will be। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसकी लोग एवरेज का फंडा लगाएंगे। चलो हमारे साथ करते हैं, एंजॉय करते हैं इस यात्रा का। यात्रा ही पूरी एंजॉय की है, लोग इसको गम में बदल देते हैं, लोग इसको खुशियों में बदल देते हैं। ये तो एक आनंद की अनुभूति है कि आप तैयारी करने के लिए यूपीएससी के फील्ड में आए। हो सकता है कि ईश्वर ने आपको अच्छी एक सोच दी होगी कि तुम्हें समाज में कुछ चेंज करना है, इसलिए आपके दिमाग में भगवान ने सोचा होगा कि जाइए तैयारी करिए यूपीएससी की। लेकिन तैयारी करनी कैसे है, ये बड़ा दिक्कत का विषय बन जाता है। चलिए 9 मैन है, या 9 क्या मान लो जो मन कर रहा है, 1 2 3 4, या कह सकते हैं कि ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 9 व्यक्ति हो चुके हैं। इन सब का जो औसत वजन है, एक वेट है कितना 50 केजी। तो आप जानते हैं कि यदि हम एवरेज से हम लोग योगफल पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक व्यक्ति का औसत वजन 10 है, दूसरे का 12 है, तीसरे का 16 है या 14 है। आपसे पूछा जाए कि इन तीनों का एवरेज क्या होगा, तो एक ही ऑप्शन है कि जोड़ेंगे, 3 से भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब सोचो मैं बोलूँ कि आपसे 12 उनका औसत वजन औसत है और कुल योगफल कितना, तो गुणा करना पड़ेगा 12 × 3 कितना 36। तो ऐसे ही अगर हमें कुछ इन चीज़ों को जानना है तो यहाँ एक ही ऑप्शन है कि हम अगर देखें कि इन सब का जो औसत वजन है, इन सब का तो एवरेज वेट है वो कितना है, आप ये आराम से कह सकते हैं कि यहाँ 9 लोग हैं, 50 बोल रखा है, तो यानी कितना होना चाहिए, 450 होना चाहिए। यानी 450 9 के 9 व्यक्तियों का एवरेज है किसका, वेट का, योगफल है वेट का। सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला है, इस चीज को इवैल्यूएट कर लेते हैं। राइट, क्या लिखा है, प्रथम 5 लो जी, ए से लेकर ई तक, फर्स्ट 5 का जो एवरेज है कितना लिया है, 45 लो। अगर 5 का 45 है तो 45 से जब 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आपको लगता है कि यहाँ से कितना जाएगा, 225 हो जाएगा, नहीं 225 आ जाएगा। ये फर्स्ट 5 के एवरेज की जगह ये सम आ चुका है, योगफल आ चुका है। फिर उसने बोला है कि लास्ट 5 का जो एवरेज लिखा है कितना लिखा है, लास्ट 5 का लिखा है इसने 55। लो जी लास्ट 5 जो होगा इधर से करेंगे तो लास्ट 5 कितना हो जाएगा, 55। लो जी 55 इंटू 5 करेंगे तो आई थिंक कितना 275 हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को इवेलुएट कर पा रहे होंगे कि पहले फर्स्ट 5 मेंबर का जो योगफल है वेट का कितना है, 225 है, और लास्ट का कितना है, 275 है। अगर इसको आपस में हम लोग ऐड कर लें, ऐड करने का आप ज्ञात कर पाएंगे कि दोनों की जो वैल्यू है कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। लेकिन आना कितना चाहिए था, 450, क्योंकि आप इससे ये जज कर पा रहे हैं कि जो 5th बंदा है वो इधर भी काउंट हो गया, इधर भी काउंट, तो उसकी तो उम्र वेट एक ही जगह काउंट होगा, और जब एक जगह ही काउंट होगा तो 450 आना चाहिए था। तो एक्स्ट्रा कितना आया इसका, 50। तो 50 उस व्यक्ति की उम्र है जो एक बार काउंट करनी है, 2 बार काउंट नहीं करनी है। तो सोचिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 50 केजी आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रश्नों करने के लिए आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इन प्रश्नों के लिए आप खुद इवेलुएट करिएगा कि हमें सीसेट के अंदर का तो मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, रीजनिंग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपके अंदर जो बैठी हुई तर्क करने की क्षमता है उसका विकास करना है। उसका विकास कैसे हो पाएगा, जब आप उसको सोचने के लिए थोड़ा सा दायरा देंगे। देखिए और समझते हैं प्रश्न की भावनाओं को। सारे प्रश्न ऐसे बन जाएंगे, सारे प्रश्नों में कोई भी कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। अब मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बहुत आनंद आने वाला है आपको पूरी सीसेट में। अब यहाँ से चीज़ों को समझते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो फिर लगता है कि हाँ भाई बड़े कितने इजी प्रश्न हैं। एक बैठक में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। 12 पर्सन आर प्रेजेंट इन अ मीटिंग, इफ दे शेक हैंड विद ईच अदर देन हाउ मेनी टाइम्स विल दे शेक हैंडशेक टोटल। कितना अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न। नंबर सिस्टम का प्रश्न है, सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, लोग लगाएंगे n-1 - 2 लगाएंगे। लेकिन पहले इस प्रश्न को करने से पहले समझते हैं, देखो क्या समझते हैं, आइए बोर्ड पर देखते हैं। मान लो अगर 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति जो भी आपका मन कर रहा है ले लीजिएगा, ए है, बी है और ये सी है और डी है। 4 लोग मीटिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल बेस पर प्रश्न का आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखना जब 4 लोग मीटिंग करेंगे तो सोचो पहला व्यक्ति पहले इससे हाथ मिलाएगा, तो जब इससे मिला लेगा तो बी ए से नहीं मिलाएगा हैंडशेक,
देन उसके बाद ए किससे हैंडशेक करेगा, सी से करेगा, सी से जब कर लेगा तो सी ए से नहीं करेगा, राइट। देन उसके बाद ए किससे करेगा, डी से करेगा, तो फिर जो है डी ए से नहीं करेगा, राइट। यहां से चीजों को समझ में आ पा रहा होगा। उसके उपरांत जब बी की कंडीशन आएगी तो बी आप सोच पा रहे होंगे, बी ए से हैंडशेक नहीं करेगा, बी किससे करेगा, सी से करेगा, क्योंकि सी से अभी हैंडशेक नहीं हुआ है। देन बी किससे करेगा, डी से करेगा। अब एक बात बताइएगा, जब सी का बी का हैंडशेक सी से हो चुका है तो सी का अब बी से नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो वन टाइम ही करेगा। ऐसा तो नहीं कि आपकी बारी आपकी तरफ से पहले प्रारंभ किया गया। अब बारी सिर्फ किसकी बचेगी, डी की बचेगी। अगर डी की बारी बचेगी तो आप देख पा रहे होंगे सी जो है सिर्फ किससे हैंडशेक करेगा, सिर्फ डी से करेगा। अब सोचो ये जो लेयर्स है ये कितनी हो चुकी है, यही आपका आ जाएगा कि 4 मेंबर एक मीटिंग में है और आपस में हैंडशेक करते हैं तो टोटल हैंडशेक कितना होगा, ये आज का आंसर बन जाएगा। कितना हुआ आप इसको काउंट कर सकते हैं। काउंट कैसे करेंगे, एक चीज इवेलुएट कर लेते हैं। देखिएगा यहां अगर देखें तो पहले 1 2 3 4 5 और ये 6, ये एक तरीका है सीखने का। यहां हमने मैथ्स को नहीं जाना, हमने रीजनिंग को नहीं जाना, लेकिन आपके अंदर जो बैठा हुआ एक इंसान जो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि लवासना जाना, तो उसको बोलो कि सोच भाई, कुछ तो तेरी बारी है सोचने की ना। आप चाहते हैं कि उसने सोचा है उस दिमाग ने कि लवासना जाके हम समाज में सेवा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसे बोलो कि तुझे सोचना है। उसको मैथ्स नहीं पढ़ना, रीजनिंग नहीं पढ़नी है, उसको ये सोचना है कि हमें इस प्रश्न का आंसर कैसे देना है। तो ये चीजें अपने दिमाग में बिल्ड कर पा रही होंगे। लेकिन जब मैंने कहा यहां से ए बी सी और डी ये 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति से अगर हम सोच लीजिएगा कि 4 व्यक्ति हैं और हमसे पूछ रहा है कि एक मीटिंग में 4 व्यक्ति हैं और आपस में हैंडशेक करते हैं तो कितने टाइम हैंडशेक होगा, ये पूछ रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे 6 आंसर आ रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जो नंबर है उसके बाद जो नंबर आता है 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, इनको आपस में बस ऐड कर लीजिएगा और ऐड करने के बाद इसका आंसर कितना आ रहा है, देखो 6 आ रहा है। तो ऐसे ही एक आपने कंसेप्ट सीखा। इस कंसेप्ट के आधार पर अगर हम इन प्रश्न का आंसर देना चाहेंगे तो आपके दिमाग में एक फिल्म बन पा रही होगी। फिल्म क्या बन पा रही है, देख लीजिएगा कि एक बैठक में 12 व्यक्ति हैं और क्या करते हैं, आपस में हैंडशेक करते हैं, उसका आंसर आपसे पूछ रहा है। तो सोचिएगा हमने क्या बताया, 12 के बाद अगर 12 मेंबर हैं तो क्योंकि उसकी वजह इसलिए बनी हुई है कि यहां से एक व्यक्ति दूसरे से मिलाएगा तो रिमेनिंग पार्ट 3 ही बचेंगे, ऐसा इसलिए किया गया। तो इसीलिए जब यहाँ 12 व्यक्ति हैं तो हम योगफल कहां से करेंगे, 11 से। तो 11 से क्या होगा, 11 होगा, 10 होगा, 9 होगा। इस तरह से करते करते हम कहां तक जाएंगे, 1 तक। आपस में इन संख्याओं को ऐड कर लीजिएगा और ऐड करने का जो आएगा वो हैंडशेक वाले आंसर आ जाएगा। लेकिन इस ऐड में भी अपना दिमाग लगाएंगे। ऐड कैसे करते हैं, लोग इसको जोड़ेंगे 11 10 9 8 7 इस तरीके से, लेकिन नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आपको योगफल ज्ञात करना हो, जब भी आपको सम ज्ञात करना हो, तो एक ही याद रखिएगा, पहले हम लोग एवरेज ज्ञात कर लेते हैं, यानी औसत ज्ञात कर लेते हैं। और औसत कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक ही रास्ता है कि लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर के साथ जोड़ दीजिएगा। 2 ही नंबर लिए इसलिए 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। जैसे 11 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12 हो जाएगा। अब ये 12 हो चुका है, 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां से आप दिमाग में पिक्चर बना पा रहे होंगे कि इनकी संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। अब 6 आ चुका है तो आपके दिमाग में पिक्चर भी बन पा रही होगी कि यहां से अगर ये 6 आ चुका है तो अब यहाँ पे 6 क्या है, ये एवरेज है किसका, 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं का एवरेज है। लेकिन हमें सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए जितनी भी यहाँ संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हो चुकी, 11, इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ गया, 66, ये इसका आंसर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हमें किसी प्रश्न का आंसर देना हो तो वहाँ आराम से चीज़ों को इवेलुएट करते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि इन सारे क्वेश्चनों में किसी भी चीज़ में मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको करने के तरीके की ज़रूरत है। तरीका आपका अगर बेहतर होगा तो आपकी डायरेक्शन भी अच्छी होगी, आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, आपको जल्दी भी पहुँचेंगे औरों से। आप यही तय करना है कि आपको जो मेंटोर है, गाइडेंस है, जो आपका टीचर है, जो इंस्टीट्यूट है, वो उस संस्थान सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं मैं अपने घर से लेके नहीं आया, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। और मैंने आपको इतना बताया कि जो प्रश्न आए हुए हैं वो किस तरीके से दिमाग से कर सकते हैं, वहाँ मैथ्स की पढ़ने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होती। तो आइए जुड़िएगा 1 फरवरी को जो हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे मैथ्स को हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें दिमाग में रखने के बाद जी जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, देख लीजिएगा एक और, फिर हम लोग बात कर लेते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किस चीज़ पे है, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय में 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रम से 20 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। जब वो आपस में मीटिंग करती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर चल रही थी दूसरी रेलगाड़ी से। देखिए ये कीवर्ड है, कीवर्ड को डिनोट करना पड़ता है। देन आफ्टर 2 ट्रेन डिपार्चिंग फ्रॉम 2 स्टेशन एट द सेम टाइम टूवर्ड ईच अदर। टूवर्ड मतलब एक दूसरे की ओर चलती हैं।
at the speed 20 km per hour and 25 km respectively. When they meet, it is found that one train traveled 80 km more than the other. जब ऐसा प्रश्न आए तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि हम इसको करें कैसे। इसके लिए एक ही ऑप्शन बन जाता है कि हम लोग पहले देखें कि टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम एंड डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। ये सब मिथ हैं, लोग उनसे पढ़ते हैं जो ध्यान रखना मैथ्स को पढ़ाते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सीसेट मैथ के टीचर से बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, सीसेट पढ़िएगा जो आपको समझदारी विकास। देखिए आप जानते होंगे यूपीएससी के अंतर्गत पूरा व्यवहारिक अंदाज से प्रश्न बनते हैं, और व्यवहारिक अंदाज जब आएगा जब आपके दिमाग में जो बैठा हुआ इंसान, जो अंदर बैठा हुआ एक आपके मस्तिष्क है, वो सोचने की प्रवृत्ति को बिल्ड कर पाएगा। चलिए बिना कुछ करे, बिना कलम चलाए, बिना हर चीज के इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे चर्चा कर लेते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सीसेट का जादूगर जादूगर कुछ नहीं है, आपको वो सिखाया जाता है कि जो एग्जाम की डिमांड को पूरा फुलफिल करता है। ऐसी कोई किताब, ऐसी कोई नोट्स, ऐसे कोई टीचर नहीं बना ये बोल दे कि हाँ इसको कर लो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये सब मिथ है। एक दायरा है एग्जाम का, एक कोर एरिया है, उसको पकड़ना पड़ता है। लाइक जैसे दो रेलगाड़ियां, ठीक है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। एक ट्रेन इधर से इधर चलेगी, पूरी दूरी है डिस्टेंस। एक ट्रेन यहाँ से कहाँ चलेगी, इधर चलेगी। एक ट्रेन दूसरी कहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी। भाई कभी तो आपस में मिलेंगी, पता नहीं कब मिलेंगी, नॉर्मली बात है, इसको हम लोग समझते हैं मैपिंग से। अब आपको पता है कि पहली ट्रेन की स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकंड ट्रेन की स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन उसने एक शो कर दिया क्वेश्चन में। क्या शो किया है कि जब भी आपस में मीटिंग करती हैं तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल लेती है। तो आप ये सोचो, दिमाग लगाओ कि भाई ये ट्रेन ज़्यादा चलेगी, ये ट्रेन ज़्यादा चलेगी। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हो, जब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी और ये ट्रेन यहाँ जाएगी, तो आप एक दिमाग में बिल्ड कर लीजिएगा कि हमेशा ये जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन यही एक्स्ट्रा चलेगी। लेकिन ये चलेगी कैसे एक्स्ट्रा? जैसे ये चलती है, 1 घंटे चलाएंगे इसको, तो बताओ कितना चलेगी ये? 20 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में। ये कितना चलेगी 1 घंटे में? 25 चलेगी। तो आप यहाँ से ये चेक कर पा रहे हैं कि भाई 1 घंटे में ये ट्रेन 20 चल पाती है और ये 25। तो 1 घंटे में किसने दूरी अधिक तय करी? इस ट्रेन ने। कितने किलोमीटर अधिक तय करी? 5 किलोमीटर। तो अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर रखी है, तो उसने दूरी कितनी तय करी है? एक्स्ट्रा 80 किलोमीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में जब 5 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर पाते हैं, तो 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो अंतराल पैदा होगा वो 16 घंटे में पैदा होगा। कभी कभी आपसे इतना ही प्रश्न पूछ लेगा कि वो ट्रेनें आपस में कितने घंटे के बाद मिलेंगी, तो आपका आंसर यही आ चुका है। लेकिन अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालने के लिए सोचो, जब 16 घंटे के बाद मिलेंगी तो 16 घंटे ट्रेन ये चलेगी यहाँ से यहाँ तक, और 16 ही घंटे यहाँ चलेगी यहाँ से तक मिलने के लिए। तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितना दौड़ती है ट्रेन? 20 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में दौड़ती है 20 किलोमीटर। तो 16 घंटे में कितना दौड़ेगी बताइएगा? 320 किलोमीटर। कभी कभी आपसे इतना ही पूछ लेगा कि स्टेशन ए से लेकर ट्रेन कितने किलोमीटर के बाद मिलेंगी, तो आपका आंसर आ चुका है 320 किलोमीटर। अगर यहाँ से बात करेंगे तो ये ट्रेन भी कितना घंटे भागेगी? 16 किलोमीटर भागेगी। अब 1 घंटे में 25 किलोमीटर वो भाग लेती है ट्रेन, तो 16 घंटे में कितना भागेगी? यही तो आपसे पूछ रहा है ना मित्र। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 6 कितना होता है? 150, 15, और कितना हो जाएगा? 400। अब सोचो यहाँ से ये ट्रेन मिली है 400 किलोमीटर के बाद मिली है। अब आपसे इतना पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, जो एग्जाम में है, तो यही पूछना चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। एक अनपढ़ इंसान भी निकाल पाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। तो आंसर कितना आ चुका है यहाँ पे? 720 किलोमीटर। अब देखो मैंने क्या किया, इसी एक कंसेप्ट से, बिना फॉर्मूले के, बिना किसी कंसेप्ट के, बस आपके दिमाग के अंदर जो बैठा हुआ इंसान है उसे थोड़ा सोचने के लिए उसे मजबूर किया, और आपसे पूछा कि ऐसा नहीं कि ये प्रश्न आया है तो यही ऐसा ही प्रश्न आएगा। इसके अलावा और भी कैसे कैसे इसके एस्पेक्ट में प्रश्न बन सकते हैं, उन पे मैंने चर्चा कर डाली। कितने घंटे के बाद मिलेंगे, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, दोनों के स्थान के बीच की दूरी कितना है, या उनकी अनुपात कितना है। कभी कभी यही पूछेगा कि ट्रेन ए के द्वारा ट्रेन बी के द्वारा चलेगी दूरी का अनुपात ज्ञात करें। तो अंधा इंसान भी निकाल पाएगा कि 320 ये चली है, 400 ये चली है। आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है यहीं पर आ जाएगा 4:5, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों, यही तरीके से हम आपको पूरी सीसेट की श्रृंखला को तैयार कराएंगे,
और वन बाई वन करके मैथ्स के सारे एस्पेक्ट, रीजनिंग के सारे एस्पेक्ट, देन कॉम्प्रिहेंशन के सारे एस्पेक्ट। आप जानते हैं कि 3 ही की है सीसेट क्वालिफाई करने के लिए। 90% पार्ट जो है 3 की से आ जाता है, मैथ्स से, रीजनिंग से और कॉम्प्रिहेंशन से। जो विद्यार्थी अगर मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन को पूरा कर लेते हैं तो यानी सीसेट के जो 80 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 70-75 क्वेश्चन वहीं से मिल जाते हैं। क्वालिफाई करने के लिए प्रश्न कितने चाहिए? 27 क्वेश्चन सही चाहिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि लास्ट के जितने पेपर हैं 2021 का, 2020 का, उन पेपरों को आपकी कलम से, आपके पेपर पे, आपके दिमाग से 35 क्वेश्चन हर किसी सेट में आप सही करवा लीजिएगा। सिर्फ इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे 1 फरवरी को। अब जब तक आप क्लास जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो काउंसलिंग कॉल करिएगा इस नंबरों पर और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा को तय करने के लिए आपको सीसेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो 1 फरवरी से हम लोग बैच को लॉन्च कर रहे हैं। इसमें जानेंगे बेसिक, बिल्कुल आधारनुमा तैयारी, बेसिक से एडवांस तक जानेंगे, लास्ट ईयर के पेपर को करेंगे, साथ में जो उसके एनालिसिस ट्रिक होंगी, जो एक कंसेप्ट होगा उसको भी पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों एंजॉय करें इस यात्रा का। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर सभी लोग 1 फरवरी से पहले पहले अपना नामांकन करा लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी लाइटली ना लें इसको, क्योंकि कभी कभी आपकी जो लंबी यात्रा है उस लंबी यात्रा में हर छोटी सी अगर आपके कांटा भी लग जाए किसी पैर में तो वो कांटा निकालने में टाइम लगेगा, या फिर कह सकते हैं आपकी स्पीड कम कर देगा वो कांटा। तो यदि आपके जूता जो है, आपका जो एक शूज है, उस शूज में अगर नीचे कंकड़ है और जूता बढ़िया है तो स्पीड तेज हो जाएगी। और यदि आपने रास्ता कितना भी बढ़िया क्यों ना हो लेकिन एक कांटा पड़ा हुआ है उस शूज में तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो ठीक है, एंजॉय करें इस सीसेट के साथ, मेरे साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें। ओके बाय।